इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल्स सेटअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके भी पेंडेमिक्स आ सकते हैं, बल्कि आने वाले दिन जो हैं वो हमारे लिए मुश्किल हो सकते हैं। हमारे त्यौहार आ रहे हैं, हमारे ये विंटर सीज़न जो है वो अप्रोच कर रहा है, और विंटर में जो वायरसेस हैं ये तंग करते हैं, ज़्यादा तंग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित खजूरिया और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ टुडे। 2020 की शुरुआत से ही मेडिकल डिपार्टमेंट कोरोना से एक बड़ी जंग लड़ रहा है, जहां डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हैं। वहीं इस डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके न्यूज़ टुडे में। सर, कोरोना अपने आप में एक नई बीमारी है, जिसको लेकर कई नए प्रोटोकॉल्स भी बने और यहाँ तक कि लॉकडाउन भी लगाना पड़ा। तो इस दौरान आपका और आपके डिपार्टमेंट की रोज़ की दिनचर्या क्या हुआ करती थी? दिन कैसे शुरू होता था? नहीं, आपने जैसे देखा कि जब भी ये लॉकडाउन कोरोना वायरस के केसेस जम्मू कश्मीर में आने लगे और उसी के साथ साथ लॉकडाउन का अनाउंसमेंट भी हुआ, तो एक बात तो तय थी कि इसके केसेस तो बढ़ेंगे, और केसेस बढ़ेंगे और काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 1 से 3, 3 से 9, 9 से 81 ये ऐसा एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से केसेस बढ़ते हैं। तो इसके लिए जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रैंप अप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। हमारे पास तो पीपीई किट्स भी नहीं थे, हमारे पास N95 मास्क नहीं थे, ये शिकायतें डॉक्टर्स की रहती थी। तो हमारे हॉस्पिटल्स, हमारे पास कैपेसिटीज़ नहीं थी पेशेंट्स को रखने के लिए, कोविड केयर सेंटर्स नहीं थे हमारे पास टेस्टिंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, लैब्स नहीं थी जहाँ आप टेस्ट कर सकते थे इनको। पूरे देश में एक ही लैब थी जो इन सैंपल्स को टेस्ट कर सकती थी। सो ये सारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रैंप अप किया गया। तो ये इसी लॉकडाउन के पीरियड का सहारा लेते हुए और उसके बाद का जो टाइम था उसका सहारा लेते हुए इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप किया गया। हमारे पास कुल आइसोलेशन बेड्स कोई 23,000 के करीब अवेलेबल हैं, जो कि कोविड केयर सेंटर्स, फिर लेवल 2 और लेवल 1 के हॉस्पिटल्स वो जोड़कर बनते हैं। फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन के बेड्स थे, जो कि डिप्टी कमिश्नर से आइडेंटिफाई कर दिए जगह जगह पर, जहाँ पर जो ट्रैवलर्स थे उनको रखा गया, जो नेगेटिव जो कॉन्टैक्ट्स थे पॉजिटिव केसेस के उनको रखा गया, तो वो भी आइडेंटिफाई किए गए। फिर हमारे हॉस्पिटल्स में मशीनरी इक्विपमेंट की कमी थी, तो उसके लिए वेंटिलेटर्स की प्रॉब्लम थी। हमारे यहाँ इसकी पीपीई किट्स, N95 मास्क, इनकी दिक्कत थी। हमारे पास लैब्स नहीं थे जो ये टेस्ट कर सकते थे, आज हमारे पास 11 लैब्स हैं। तो इन सब चीज़ों को टैकल किया गया, प्रोक्योरमेंट की गई, और हमारे पास जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें हमने उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश की। सर, इतनी मेहनत के बावजूद भी लोग क्यों नाराज़ हैं? नहीं, ये तो पैंडेमिक है, हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ये एक पैंडेमिक है, एक महामारी है जिसका कोई इलाज अभी तक निकला नहीं, इसका कोई वैक्सीन नहीं निकला। अगर आप देखेंगे अमेरिका जैसे देश, इटली जैसे देश, स्पेन जैसे देश, उनको रशिया जैसे देश, उनको भी इस महामारी ने काफ़ी परेशान किया है। हमारे देश में उस हिसाब से अगर देखेंगे कि मोर्टेलिटी रेट काफ़ी कम रही है, तो ये क्रेडिट जाता है कि जो हमारी गवर्नमेंट की लीडरशिप है उन्होंने टाइम पर जो फैसले किए लॉकडाउन करने के और जो फैसले उठाए गए, उन फैसलों की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संक्रमण की जो रेट थी वो थोड़ी काफ़ी स्लो डाउन हुई। जिस तरीके से हम सोच रहे थे कि एंटिसिपेट कर रहे थे कि केसेस बढ़ेंगे, उस हिसाब से केसेस नहीं बढ़े। तो ये एक महामारी है, महामारी से जूझ रहे हैं, पब्लिक भी जूझ रही है, मेडिकल डिपार्टमेंट भी जूझ रहा है, सारे प्रोफेशनल्स इससे जूझ रहे हैं, और हमको मिल के इससे लड़ाई लड़नी है। और क्या स्ट्रैटेजीज़ इसके लिए होनी चाहिए, वो स्ट्रैटेजीज़ बड़ी क्लियर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर क्लियर हैं, यूटी गवर्नमेंट के लेवल पर क्लियर हैं, और लोगों को भी हम बार बार समझाते हैं कि हमारी क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं इस महामारी से लड़ने के लिए। सर, देखा गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने से लोग आजकल डर रहे हैं, वो क्या वजह है? नहीं, डर नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि
आपका इशारा शायद जम्मू की तरफ है, जी, जम्मू बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज की तरफ है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ 1-2 दिन तक कुछ दिक्कत आई थी ऑक्सीजन सप्लाई में, उसको दुरुस्त कर दिया गया है। ऑक्सीजन सप्लाई की अब कोई प्रॉब्लम वहाँ नहीं है। हमारे पास बेड्स अवेलेबल हैं, हमारे पास आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई अवेलेबल है, वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे बहुत सारे लोग, डॉक्टर्स, ऑफिसर्स, नेता हमारे सरकारी अस्पताल में ही अपना इलाज करके जा चुके हैं, घर जा चुके हैं। कुछ लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना जिन्होंने पसंद किया, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं उन्होंने सरकारी अस्पताल में ही अपना इलाज करवाया। सर, ऑक्सीजन की शॉर्टेज की बात करें तो वो क्या वजह थी जिसको लेकर इतना हाइप क्रिएट हुआ था? नहीं, उसमें मैं बताऊं 2 चीज़ें थी। हमारा जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है यहाँ मेडिकल कॉलेज का, इसकी कैपेसिटी थोड़ी कम है और इसमें कुछ टेक्निकल स्नैग आ गया जिसकी वजह से ये लोड पूरा ले नहीं सका। और जो ऑक्सीजन मैनीफोल्ड था उसके लिए सिलेंडर्स आने थे, वो सिलेंडर्स आ नहीं सके क्योंकि कुछ 1-2 प्लांट्स जो थे बड़ी ब्राह्मणा में, उधमपुर में, वो बंद थे, वहाँ पूरी सप्लाई नहीं कर रहे थे। जब हमने डेडिकेटेड ऑफिसर्स को इस काम में लगाया, एक कंट्रोल रूम सेटअप किया, तो उसके बाद ये सप्लाई स्मूथ हो गई। हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स आना स्मूथ, उसका आना जाना स्मूथ हुआ। हमारे पास एक एडुकेट बफर स्टॉक इस टाइम अवेलेबल है। ऑक्सीजन डिप होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, बल्कि हमने एक वो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन एक शॉर्ट टर्म मेजर में, लॉन्ग टर्म मेजर में क्या किया वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर में एक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट टैंक वो लगाने का एक प्रपोज़ल अप्रूव किया और उसका ऑर्डर भी प्लेस हो चुका है। और उसका हमें पूरी उम्मीद है कि 31 अक्टूबर तक लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक यहाँ जीएमसी जम्मू में लग जाएगा। बट बहरहाल उसको छोड़ के हुए हमने यहाँ के जीएमसी जम्मू और इसके सारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट सैंक्शन किए, कोई 37 करोड़ के, तो जिन पर भी टेंडर हो उनका फ्लोट हो चुका है। वो जल्दी उनके काम भी शुरू हो जाएंगे। अगले 3-4 महीने में हमारे अपने अच्छे खासे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स भी इन हॉस्पिटल्स में लग गए होंगे। सर, कोरोना इस वक्त जम्मू कश्मीर में किस स्टेज पर है? कोरोना मैं कहूँगा कि हमारी पॉजिटिविटी रेट अगर हम देखें वो 4.6% है, जो नेशनल एवरेज है वो 8.6% है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ पर संक्रमण कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी तरह से लापरवाह रहे हैं। तो लापरवाही का कोई स्कोप इसमें है नहीं, बल्कि आने वाले दिन जो हैं वो हमारे लिए मुश्किल हो सकते हैं। हमारे त्यौहार आ रहे हैं, हमारे ये विंटर सीज़न जो है वो अप्रोच कर रहा है, और विंटर में जो वायरसेस हैं ये तंग करते हैं, ज़्यादा तंग करते हैं, तो उसके लिए भी हमको तैयारी रखनी है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें कई स्पेशल मेजर्स उठाने पड़ेंगे कि हम लोगों को बचा सकें, मौतें ना हो, और संक्रमण को रोकने से कैसे रोका जाए वो उसके लिए हमको विशेष कदम उठाने पड़ेंगे। सर, सर्दियों की आपने बात की, तो क्या सर्दियों में इसकी कोई सेकंड वेव आने का खतरा है जैसे स्पेनिश फ्लू में आया था? सेकंड वेव का खतरा है या नहीं है उसके बारे में मैं कह नहीं पाऊँगा, क्योंकि ये एक रिसर्च का विषय है। वो रिसर्च इसके ऊपर हुई नहीं है कि कब सेकंड वेव आएगी कब नहीं आएगी। कई जगह हमारे कई सारे राज्यों में हमने देखा होगा कि केसेस कुछ थम गए कुछ देर के लिए, उसके बाद फिर सेकंड सर्ज आ गई, फिर थम गए, फिर सेकंड सर्ज आ गई, उस तरीके से चलता रहा। तो कब सर्ज आ जाएगी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये विंटर में क्या है कि बाकी वायरसेस भी काम करते हैं। आपका H1N1 है, स्वाइन फ्लू जिसको कहते हैं, आपके बाकी नमूनिया के केसेस सामने आते हैं। तो ये सीज़न आजकल बल्कि डेंगू का भी सीज़न है। तो इस तरीके के जो बीमारियां और आती हैं ये एग्रवेट कर देती हैं इसको, वायरस के इफ़ेक्ट्स को, सिम्टम्स को, लोगों को ज़्यादा परेशान कर देती हैं। इसलिए हमको ज़्यादा एहतियात रखने की ज़रूरत है। सर, लोगों में एक डर है कि कोरोना अब एयरबॉर्न हो चुका है, इसमें कितनी सच्चाई है? एयरबॉर्न नहीं, इसके फैलने के 3 तरीके हैं। एक तो एरोसोल, जब हम बात करें तो एरोसोल जो हमारे मुंह से निकलते हैं या नाक से निकलते हैं, तो वो दूसरे तक पहुँचें तो उसके ज़रिए ये कोरोना वायरस फैलता है। दूसरा है कॉन्टैक्ट, हम हाथ मिलाएं दूसरे से। तीसरा है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट,
मान लीजिए मैं इस सोफ़े को हाथ लगाऊं और फिर आप भी हाथ लगाएं, अगर मैं पॉजिटिव हूं तो आपको भी वो पॉजिटिव होने का खतरा उसमें रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जब तक वैक्सीन इसमें नहीं आता है, एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर हम अपनाएं तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है, जिसको एक सोशल वैक्सीन के रूप में माना जाता है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ें मैं कहूँगा मुख्यतः, ऐसे तो कई सारी चीज़ें गिनी जा सकती हैं, लेकिन 3 चीज़ें मुख्यतः इसमें आती हैं। सबसे पहला है मास्क पहनना। मास्क अगर हम पहनेंगे तो हम काफ़ी हद तक 50-60% इसका ट्रांसमिशन रेट को रोक सकते हैं। दूसरा है हैंड हाइजीन। हम हैंड हाइजीन सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, वो दूसरा ये है। और तीसरा है सोशल डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस मेंटेन करें, दूरी मेंटेन करें, इन 3 चीज़ों को फॉलो करके हम ये जो है इसको कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। सर, इस पेंडेमिक से लड़ने के लिए कितने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ इस वक्त लगे हुए हैं? मैं कहूँगा कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स जो हैं 50,000 के करीब, ये किसी न किसी तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वो कोविड पेशेंट हों या नॉन कोविड पेशेंट हों, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और लगातार दे रहे हैं। बल्कि एक फैटीग फैक्टर भी अगर हम देखेंगे डॉक्टर्स में, हेल्थ केयर वर्कर्स में आ रहा है कि लगातार ये लेबॉर्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, एयरपोर्ट्स पर टेस्टिंग कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर घर घर जाकर लोगों के हाल पूछ रहे हैं, सर्वेलेंस कर रहे हैं, फिर ये हॉस्पिटल्स में ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं, या नॉन कोविड पेशेंट्स को भी देख रहे हैं। अब नॉन कोविड पेशेंट्स के बारे में भी शक बना रहता है कि पता नहीं ये कहीं कोविड ना पॉजिटिव ना हो, तो इसकी वजह से इन्फेक्शन ना फैल जाए। तो उस हिसाब से मतलब अगर देखा जाए एट रिस्क जो हैं ये सभी के सभी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, और इसमें हमारी आशाओं का भी, आशा वर्कर्स जो हैं उनका भी बड़ा योगदान रहा है। तो सर, कितने पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स इससे संक्रमित भी हुए हैं? काफ़ी ज़्यादा इससे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स संक्रमित हुए हैं, और मेरी गिनती के हिसाब से कोई लगभग 8 की तो मौत हो गई। तो बाकी भी इनफेक्ट काफ़ी हो गए, लेकिन वो ठीक हो गए। इसमें हमारी कोशिश रहती यही है कि ये जो इन्फेक्शन है कम से कम हेल्थ केयर वर्कर्स में कम से कम हो। हम कोशिश करने जा रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी हम हेल्थ केयर वर्कर्स को दें, ताकि एक बीमारी से तो उनको बचाएं। तो सर, इस वक्त तक डिपार्टमेंट ने इस पर कितना खर्च कर लिया है? खर्चा ऐसे गिनना अगर देखा जाए, देखिए जो जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इनकी तनख्वाहें जो है वो सारा तो इसी पर खर्चा हुआ। फिर जो हमने प्रोक्योरमेंट की, हमने जो सामान खरीदे, PPE किट्स खरीदे, या मशीनरी इक्विपमेंट खरीदा, या मास्क खरीदे, सैनिटाइज़र खरीदे, टेस्टिंग रिएजेंट्स, एक टेस्ट का पूरा जो RT-PCR का टेस्ट है, शुरू में उसमें 2,000-2,500 रुपया लगता था एक टेस्ट करने में। अब तो उसकी कीमत कम हो गई है, कोई 1100-1200 रुपये तक हो गई है। तो रैपिड एंटीजन टेस्ट के किट्स हैं, उस पर खर्चा हुआ। खर्चा मिलाकर तो काफ़ी ज़्यादा हुआ। अब एग्जैक्ट आंकड़े नहीं दे पाऊँगा अभी, लेकिन खर्चा काफ़ी हुआ है। सर, आने वाले समय में क्या इससे कुछ राहत मिलेगी लोगों को? राहत मिलनी चाहिए, लेकिन मैंने जैसे कहा कि आगे जाके हमें ज़्यादा केयरफुल रहना है। देखिए, हमें एक नए नॉर्मल को अपनाना पड़ेगा। आज से 6 महीने पहले या 7 महीने पहले न तो आप मास्क पहनते, न मैं मास्क पहनता, लेकिन आज आपने भी मास्क पहनी है, मैंने भी मास्क पहनी है। अगर हम इस चीज़ का पालन करना शुरू करें, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना शुरू करें, और हैंड हाइजीन जो हमारा सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि 70-80% हम इसको रोक सकेंगे। कुछ देशों ने जो दिखाया करके उन्होंने कोरोना वायरस को मतलब काफ़ी कंट्रोल में रखा, जैसे कि जापान है, कोरिया है, सिंगापुर है। उसमें क्योंकि वहाँ पर तरह तरह के वायरसेस फैलते रहते थे टाइम पर, और वहाँ पर लोगों में ऑलरेडी एक जागरूकता थी कि जब भी ऐसा कोई वायरस आए तो मास्क पहनना शुरू करते हैं लोग। वहाँ एक नॉर्मल कल्चर बन चुका है। तो जैसा इसीलिए हम कहते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इसका वैक्सीन कब आएगा हमको पता नहीं, लेकिन तब तक के लिए एक सोशल वैक्सीन के तौर पर हम इस कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को यूज़ कर सकते हैं। सर, कोविड टाइम्स में आप क्योंकि इस डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, तो आपकी कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन होंगी कि ये डिपार्टमेंट कहाँ लैग कर रहा है?
नहीं, लैग तो आप बताएंगे मुझे कहाँ लैग कर रहे हैं। तो हमने तो जो कुछ मैंने आपको कहा कि हमने कहाँ से शुरू किया, हम तो तैयार ही नहीं थे एक कम्युनिकेबल डिजीज़ और ऐसा एक डेडली वायरस पैंडेमिक फैल जाए, उसके लिए तो हम तैयार ही नहीं थे फरवरी में या इवन मार्च में। हमारे पास कोई ऐसी तैयारी थी नहीं। हमारे पास यहाँ इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल नहीं है। लेकिन इस छोटे से अरसे में हमारे पास एक लैब भी नहीं थी। हमारी अब 11 लैब्स हैं जहाँ पर RT-PCR टेस्ट होता है। हमारे नए मेडिकल कॉलेज को खुले तो मुश्किल से 1 साल हो गया, तो 1 साल में उन्होंने RT-PCR टेस्टिंग करना शुरू कर दिया। तो हमारे पास PPE किट्स नहीं थे, N95 मास्क नहीं थे, इन सब का प्रोडक्ट बनते ही नहीं थे, देश में नहीं बनते थे। तो वो बनना शुरू हो गए। तो लोगों के पास आज कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। वेंटिलेटर्स नहीं होते थे, वेंटिलेटर्स आज हमारे पास आ गए हैं। मैन पावर की बात अगर करें, मैन पावर भी हमने रिक्रूट की, श्रीनगर में भी, जम्मू में भी, और भी रिक्रूट करने जा रहे हैं मैन पावर्स। कोई 900 डॉक्टरों की भर्ती चल रही है पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। तो ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं। बट कमी पेशियाँ तो एफर्ट में, इसको जैसे मैंने कहा, इस डिज़ीज़ को अभी तक हम भी अगर कहेंगे कि पूरी तरह से समझ पाए हैं, वो कहना गलत होगा। तो सर, क्या आपको लगता है कि कुछ और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जम्मू कश्मीर में? जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत है। उसके लिए काम चल रहे हैं, एक तो गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में भी। गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि हमें इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल्स सेटअप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे जाके भी पैंडेमिक्स आ सकते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत का कैंपेन वो शुरू होगा, तो उसमें ये प्रपोज़ल है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल होगा, तो वो बनेगा। बट वो लॉन्ग टर्म मेजर्स है। इन्फेक्शस डिजीज़ हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा। उसके अलावा हमारा जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल कॉलेजेस का, नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, तो वो अपने आपको पता ही है किस तरीके से उसका काम चल रहा है। एम्स बन रहे हैं, एम्स का काम शुरू हो गया है। तो उसके अलावा हमने जब से ये यहाँ पर पिछले साल वो चेंजेस हुई और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हुई, तो उसके बाद अब प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है। तो प्राइवेट सेक्टर के भी अस्पतालों के हमारे पास कुछ प्रपोजल्स आए हैं। हम उनको भी इनकरेज करेंगे कि यहाँ आएँ, ज़मीन हम दिलवाएंगे, वो यहाँ पर सेटअप करें और लोगों को एक अल्टरनेटिव प्राइवेट सेक्टर में भी मिले। तो वो भी एक फैसिलिटी है। और अब हमने नई स्कीम जो शुरू कर दी है, करने जा रहे हैं, ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की, तो उसकी वजह से और ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो आकर्षित होगा यहाँ पर इन्वेस्ट करने में, क्योंकि अब गरीब से गरीब आदमी भी इन अस्पतालों में अपना ट्रीटमेंट करवा सकेगा। तो सर, जैसे जैसे हम अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि इससे केसेस और आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, मैंने वही कहा कि अनलॉक हो या हमारे फेस्टिवल्स हों या विंटर सीज़न हो, सोल्यूशन हमारे सामने जो है वो एक ही है, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर इन 3 चीज़ों का हम पालन करें तो हम अपने आप को सेफ़ रख सकते हैं। और दूसरा साथ साथ जो प्रशासन कर रहा है वो है कि सर्वेलेंस एंड कंटेनमेंट, कि जिस एरियाज़ में केसेस सामने आते हैं उनको सील किया जाता है, कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया जाता है, वहाँ टेस्ट कराए जाते हैं, वहाँ पर चेक ये उनको जो पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको आइसोलेट किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। और तीसरा है हमारा क्लिनिकल मैनेजमेंट, जो लोग बीमार पड़ते हैं उनको अस्पतालों में ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये कदम सरकार उठा रही है। तो हमें लगता है कि अगर हम ये 3 चीज़ें करेंगे, ये 3 पिलर्स हमारे पास हैं हमारी स्ट्रेटजी के। चौथा पिलर है टेस्टिंग हमारी हो रही है। हम दिन में कोई 25,000 के करीब टेस्ट करते हैं, तो और टेस्टिंग हमारी काफ़ी बढ़ चुकी है। काफ़ी अच्छा स्थान है हमारा पूरे देश में जहाँ तक टेस्टिंग का सवाल है। और एक 5वां पिलर हो सकता है वैक्सीन अभी है नहीं। जब वैक्सीन आएगा तब इस लड़ाई को दूसरे ढंग से लड़ा जाएगा। तो सर, आपने देखा होगा पिछले दिनों कश्मीर के मुकाबले जम्मू में केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि संक्रमण तो था, लेकिन टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर जम्मू में, पूरे सूबे जम्मू में 3,000-4,000 टेस्ट होते थे, तो उसी हिसाब से केस सामने आते थे। आजकल जम्मू सूबे में 12,000-13,000 टेस्ट होते हैं दिन में, तो उस हिसाब से उसी अनुपात में केसेस सामने आते हैं। पॉजिटिविटी जो मैंने आपको बताया 4.6% है हमारी,
तो वो अगर देखें तो, और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया जैसे जम्मू सिटी में आप देखेंगे ज़्यादा केसेस हैं, रिमोट एरियाज़ में थोड़े से कम केसेस हैं, वो आपको नज़र में आएगा, वो चीज़ें नज़र में आएंगी वेरिएशंस। तो इसलिए हम ये हमारे सामने केसेस आ गए। तो लेकिन केसेस ज़्यादा आना चिंताजनक बात नहीं है। चिंताजनक बात है कि मौतें नहीं होनी चाहिए। लोग टाइम पर इलाज के लिए अस्पताल में पहुँचें और अपना इलाज करें। हमारे पास जो मौतें नज़र आ रही हैं जम्मू में, यही स्थिति थी कश्मीर में 2 महीने पहले। लोग बड़े लेट आते थे, वो सोचते थे कोई प्रॉब्लम नहीं, खांसी आ रही है, ज़ुकाम आ रहा है, ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक खा लेंगे, कुछ करेंगे, डॉक्टर को दिखा दिया, एक्सरे कर दिया और चले जाते थे। तो अगर वो लोग, अब वहाँ पर लोगों ने जल्दी हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना शुरू कर दिया है, इस वजह से वहाँ पर डेथ्स जो है वो कम हो गई हैं। जम्मू में अभी वो सिचुएशन नहीं हुई है। तो जम्मू में भी मेरी अपील लोगों से यही होगी कि जब भी सिम्टम्स इस तरीके के हों, खांसी, ज़ुकाम, बुखार और कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट खास तौर से हैं, आइसोलेशन में हैं, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंच जाएं। हो सकता है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत हो, स्टीरॉयड की ज़रूरत हो, किसी और उपचार की ज़रूरत हो, वो उपचार हमारे डॉक्टर देने को तैयार हैं, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ में देने को तैयार हैं, ताकि हम कीमती जानों को बचा सकें। सर, पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था जीएमसी का, जिसमें कुछ स्टाफ के लोग भागते हुए नज़र आए थे, उसमें कितनी सच्चाई थी? नहीं, भागा कोई नहीं है। मैं आपको साफ बता दूं, आप अगर जीएमसी जाएंगे कोविड वार्ड के बाहर, मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि आप अंदर जाएं। आप पूछ सकते हैं, आप पता कर सकते हैं अंदर कौन कौन है। हमने एक कंट्रोल रूम बनाया है जीएमसी जम्मू में, वहाँ पर हम रोज़ फ़ोन करते हैं पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स अंदर हैं या उनके अटेंडेंट्स को, और पूछते हैं कि पेशेंट्स का हाल क्या है, कोई उनको देखने आया, उनको दवाई टाइम पर मिली, ऑक्सीजन की कोई कंप्लेंट तो नहीं है, खाना टाइम पर मिला, साफ़ सफाई है कि नहीं है। तो उस हिसाब से जो ग्रीवेंसेस हैं उसकी नौवियत बदल गई। हमने देखा पिछले 8-10 दिनों में काफ़ी कम कंप्लेंट्स रह गई हैं आप लोगों की। तो भी लोगों की शिकायतें तो रहती हैं, किसी को लगता है कि सांस फूल रही है तो डॉक्टर उसको उसी टाइम देखना चाहिए, उस तरीके की शिकायतें तो रहती हैं। लेकिन कंट्रोल रूम बनने से और एक प्रोएक्टिव अप्रोच पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल का करने से मुझे लगता है कि कंप्लेंट्स में काफ़ी गिरावट आई है। सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो वहाँ पर जो इलाज चल रहा है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इलाज तो चल रहा है, ठीक चल रहा है, हमें कोई कंप्लेंट्स नहीं आई हैं। यहाँ पर एस्कॉम्स का हॉस्पिटल है, यहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर भी इलाज ठीक चल रहा है, कोई ऐसी हमारे पास कंप्लेंट्स नहीं आई हैं। तो कई लोग हैं जो पसंद करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना, तो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं वहाँ भी सुविधाओं की कमी नहीं है। तो सर, प्राइवेट सेटअप्स को लेके कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस किस तरह के हैं गवर्नमेंट के पास? गवर्नमेंट के पास काफ़ी मेजर्स रहते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस रहते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स को तो लाइसेंस ही हम देते हैं, हम उनको रेगुलेट कर सकते हैं। तो हमने भी टेस्ट्स के रेट्स जो हैं वो भी फिक्स किए थे, अब उसको और हम कम करने जा रहे हैं। तो वो हमारे पास मेजर्स हैं उसको करने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम प्राइवेट सेक्टर हमको समझना चाहिए कि वो काम तभी करेगा जब उनको फ़ायदा होगा। तो उनको अगर हम चोक करके रखेंगे तो फिर प्राइवेट सेक्टर पनप नहीं सकता है। सर, एक नोशन बना हुआ है कि ककरियाल के नारायणा हॉस्पिटल में सिर्फ वीवीआईपीज को भेजा जाता है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? नहीं, आप लोगों को पूछिए, जिन लोगों ने नारायणा हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाया उनको पूछिए, उनका स्टेटस चेक कर लीजिए, देखिए कितने वीवीआईपीज़ हैं, कितने वीवीआईपीज़ नहीं हैं। चंद एक वीआईपीज़ होंगे, बट बाकी आप देखेंगे कि बाकी आम लोग, बहुत सारे आम लोग हैं जो गए हैं। हमारे पास लोग आते हैं कि वहाँ पर, क्योंकि बेड्स की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, वहाँ पर कितने बेड्स अवेलेबल हैं, उस हिसाब से वो एडमिट करते हैं। सर, एक आखिरी सवाल कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आने जाने को लेकर कोई रोक अब रही नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर में अभी भी एंट्री पर रोक है, तो क्या आप उसको खोलने की रिकमेंडेशंस देते हैं? जी, मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि रोक जम्मू कश्मीर में नहीं है। हम यही कहते हैं कि टेस्ट करवा लो। हम टेस्ट करते हैं और आजकल रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, उसका 15 मिनट में रिज़ल्ट आ जाता है। एयरपोर्ट पर मैं भी और ये ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आने पर टेस्ट किया जाता है।
कोई श्रीनगर से जम्मू आ जाए तो उसका भी टेस्ट हो जाता है, तो जम्मू से श्रीनगर आ जाए तो उसके ऊपर भी टेस्ट हो जाता है। तो टेस्ट कराना कोई बुरी बात नहीं है। अगर टेस्ट हम इस तरीके के 1-2 हज़ार टेस्ट दिन में कर लेते हैं ट्रैवलर्स के, उससे हमको पता चलता है। हम रैंडम टेस्ट करते रहते हैं। जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, मान लीजिए बेकरी की दुकानें हैं, मान लीजिए कसाई की दुकानें हैं, मान लीजिए ड्राइवर्स हैं, जो जगह जगह पर जाते हैं, क्योंकि इनमें पोटेंशियल है। ये मोबाइल लोग हैं या एक जगह पर काफ़ी लोगों को सर्विस देते हैं, नाई हैं, बार्बर्स हैं, तो इनको ये ताकि संक्रमण को फैलाएं नहीं, इनके भी टेस्ट हम बार बार करते रहते हैं। तो कम्युनिटी में जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स हैं, कंटेनमेंट जोन्स में भी हम टेस्ट कराते हैं सभी लोगों का। तो वो ये तो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी के तौर पर हम टेस्ट करवाते हैं। रोक कोई नहीं है, अंदर आने में, J&K में आने में कोई रोक नहीं है, लेकिन टेस्ट हम ज़रूर कराते हैं। कि अनलॉक हो या हमारे फेस्टिवल्स हों या विंटर सीजन हो, सोल्यूशन हमारे सामने जो है वो एक ही है, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अगर इन 3 चीज़ों का हम पालन करें तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर के हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल कमिश्नर अटल डुल्लू जी। आप बने रहिए JK न्यूज़ टुडे के साथ। नमस्कार।